अगर गवर्नर किसी बिल को लेकर बैठ जाता है या तो उस केस में भी सिर्फ इंडिविजुअल केसेस में, अगर किसी स्पेसिफिक केस में आप कोर्ट आ सकते हैं। जो यहाँ की चीज़ों को सब जगह इन्फोर्स किया जाएगा उस पर्पस के लिए है, इसीलिए किसी भी स्पेसिफिक प्रोविज़न को ऐसा मान लेना कि एब्सोल्युटली डिस्क्रिशनरी है या उसके अंदर अनलिमिटेड पावर है, ये ठीक नहीं है। इस जजमेंट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो कि अभी तक आम धारणा में एडवाइजरी ओपिनियन को बाइंडिंग नहीं माना जाता है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जो कि जो स्टेट्स हैं वो यूनिट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया गया है। और जैसे आप अमेरिका को देख लें तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, वो अलग अलग स्टेट्स थे, वो साथ आए हैं, हम लोग हमेशा साथ थे। हमारा संविधान जो है एक स्वदेशी फाउंडेशन पे बेस्ड है, जो कि अब हम यूएस से भी डिफरेंट है और वेस्टमिंस्टर यूके से भी डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने आज एक अहम फैसला दिया। यह अहम फैसला था राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के फैसले के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए संदर्भ के 14 सवालों पर। और इन्हीं 14 सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय पेश की। और अब इस मसले पर जो फैसला आया है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ, खास तौर पर संविधान विशेषज्ञ ज्ञानंद सिंह जी, अभिषेक राय जी और सार्थक साथ में हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि फैसले के प्रमुख बिंदु क्या हैं, और अगर मोटा मोटी तौर पर देखा जाए एक आम आदमी की नजर से, तो ये फैसला क्या है? देखिए, पहला जो बिंदु है इस फैसले का वो है कि गवर्नर के पावर्स विद रिस्पेक्ट टू अ बिल। जब बिल लेजिस्लेचर द्वारा पास होकर गवर्नर के पास आएगा तो गवर्नर उसमें या तो उसको एक्सेंट दे सकता है या उसको विदहोल्ड करके अपने कमेंट्स के साथ वापस लेजिस्लेचर को भेज सकता है, या तीसरा, अगर उसको लगता है किसी संवैधानिक पहलू या कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल आ रहा है जो संविधान के तहत नहीं है ये बिल, तो उसको प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकता है। जो इसमें इसमें जो मेन जो जजमेंट में जो नई बात जो दिखती है, जो क्लैरिफिकेशन आया है, वो कि जो ये जो गवर्नर है अगर विदहोल्ड करता है और अपने कमेंट के साथ वापस लेजिस्लेचर को भेजता है, लेजिस्लेचर उस पर समीक्षा करके वापस अगर गवर्नर को देती है, तो कॉमन लोगों और अभी तक जो ये धारणा है कि गवर्नर को सेकेंड टाइम अगर बिल आ जाता है आफ्टर रिटर्न होकर के, तो बाइंडिंग है उस पर कि उस पर वो असेंट दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि सेकेंड टाइम भी अगर आता है तो गवर्नर के पास थर्ड ऑप्शन बरकरार है कि वो प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर को संविधान को प्रोटेक्ट और डिफेंड करना उसकी ओथ है, उसके ओथ के तहत वो प्रिजर्व करता है। तो ऐसे केस में जहां बिल वापस आ जाए तो उसके पर बाध्य नहीं है कि वो उसको एक्सेंट दे। दूसरी बात जो अहम बात इसमें आई है जस्टिसिएबिलिटी की, कोर्ट में चैलेंज जो होते हैं उसको लेकर। तो इसमें पहला जो बोला है कि जब गवर्नर ये 3 डिसीजन लेते हैं, गवर्नर पहला डिसीजन लेता है या दूसरा लेता है या तीसरा लेता है, उसकी फुल डिस्क्रिशन है। उस दौरान कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता कि गवर्नर ने ये डिसीजन गलत लिया है। और उस स्टेज तक गवर्नर का डिस्क्रिशन है। और हालांकि इसलिए भी है कि जब तक कोई बिल लॉ नहीं बन जाता तो उसको आप चैलेंज नहीं करते हैं। जी। तो ऐसे में अगर गवर्नर ने, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वहाँ गवर्नर ने कुछ गलती की हो जो फेडरल रिलेशंस में हिट करता हो या गवर्नर का कुछ इंटेंट गलत हो, तो ऐसे केस में जब वो लॉ बन जाएगा तो उन बिंदुओं पे हो सकता है कि गवर्नर ने क्यों ऐसा किया, तो वो बाद की बात है। दूसरी
बात ये निकल कर आई है कि जो अगर गवर्नर किसी बिल को लेकर बैठ जाता है या तो उस केस में भी सिर्फ इंडिविजुअल केसेस में, अगर किसी स्पेसिफिक केस में आप कोर्ट आ सकते हैं, अगर अनरीजनेबल डिले है तो कोर्ट उस केस बाय केस को देखेगी और उसका फैसला करेगी, ना कि एक ब्लैंकेट टाइमलाइन गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए नहीं सेट किया जा सकता। और ऐसा भी नहीं माना जाएगा कि अगर टाइमलाइन सेट है तो 3 महीने या 6 महीने बाद बिल अपने आप डीम्ड एसेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो हमारा पॉकेट वीटो का कंसेप्ट है काफ़ी हद तक उसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो दूसरी ये हुई। तीसरी बात जो है वो जो निकल के आई है कि जो 142 के पावर्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी नहीं दी है, क्योंकि वो बहुत वाइड पावर्स हैं और उसमें जब जब समय आएगा स्पेसिफिक केसेस में कोर्ट इंटरफेयर करेंगे। यानी कि जो जस्टिस जेबी परादीवाला ने फैसला दिया था अप्रैल में, उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति की ओर से संदर्भ भेजा गया और इस संदर्भ के 14 सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना जवाब दिया है एक तरह से, लेकिन इसकी कोई बाध्यता नहीं है। यानी कि 2 जजों का फैसला था वो अभी भी लागू है और केंद्र सरकार को आने वाले समय में उस फैसले के लिए रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। क्या मैं सही हूं अभिषेक जी? इन लेटर तो आप बिल्कुल सही है, बट अगर इस फैसले को देखें तो थोड़ा स्पिरिट स्लाइटली डिफरेंट है। कॉन्टेक्स्ट तो वही था, यूनिवर्सिटीज के बिल थे जिस पर वो इनऑर्डिनेट डिले हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह रखा है कि 3 केसेस उसने लिस्ट कर रखे, इनडेफिनेट डिले रहा और इनऑर्डिनेट डिले और अनएक्सप्लेन्ड डिले। ऐसे केसेस में, इनअप्रोप्रिएट केसेस, वो इंटरवीन कर सकता है। बाकी सारी चीज़ों उन्होंने 143 के बारे में कुछ नहीं कही है, 361 बार नहीं करता है ये इस तरह के रिव्यू को। और इसके बाद आप देख लीजिए कि वही 3 ऑप्शंस जो ज्ञानंद जी ने आपको बताया कि वही 3 ऑप्शंस गवर्नर साहब के पास हुआ करते थे, वही 3 ऑप्शन हैं। क्लैरिफाई कर दिया है कि कई बार ये कंट्रोवर्सी रेज की जा रही थी कि जो गवर्नर काम कर रहे हैं either withholding or sending it to the president, that also will be bound by the advice of council of ministers। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि नहीं, ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, उसमें न तो गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से गवर्न होंगे। यानी कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि लंबे समय तक राज्यपाल ने कोई बिल लंबित रखा है तो केस टू केस बेसिस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, लेकिन जैसी समय सीमा निर्धारित कर दी थी जस्टिस जेबी परादीवाला ने अपने फैसले में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है और ऐसी कोई समय सीमा हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, बड़ी स्पेसिफिक बात भी कही है, विच इज अबाउट द लिमिटेशन ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, कि आप जो अथॉरिटी और पावर जो गवर्नर का है उसको दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसको यूसर्प नहीं कर सकता है बाय प्रेस्क्राइबिंग दिस पर्टिकुलर टाइम लिमिट। और भी कई बातें को क्लियर किया है कि कोई भी बिल है जो वो जस्टिसेबल नहीं है, सिर्फ बिल के स्टेज पर है, अभी तक कानून नहीं बना है, तो उसको लेकर आप हमारे पास नहीं आ सकते। एक बार जब कानून बन गया है तभी हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। कोई और महत्वपूर्ण बिंदु आप? दूसरी बात एक और कहती कि ये जो इस तरह का नोशन आ गया था कि 3 महीने और फिर डीम्ड एसेंट हो जाएगा, बोला ऐसा डीम्ड एसेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। यानी कि जो तमिलनाडु के जो 20 विधेयक थे और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मंजूरी दे दी थी, तो वो भी मसला अब एक तरह से फिर से उजागर हो गया है और उस मामले पर भी केंद्र सरकार चुनौती दे सकती है। बिल्कुल। अब तो इन लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेफरेंस व्हिच हैज बीन गिवन, तो एक तरह से तो देखिए वो सारे मामले खुल गए। अब जो भी आप डीम्ड एसेंट या तरह की चीज़ों को लेकर के चल रहे थे, क्योंकि ये क्लैरिफिकेटरी है, अगर ये क्लैरिफिकेटरी है तो इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। वो सारे बिल्स जिसको आप डीम्ड एसेंट मान रहे थे वो डीम्ड एसेंट के कैटेगरी में अब नहीं रह जाते हैं, तो बेसिकली वो तो खत्म हो गई, वो फैसला ही खत्म हो जाता है इससे। सुप्रीम तो ये प्रेसिडेंशियल रिव्यू के ज्यूरिसडिक्शन में है, बट इसका इम्प्लीकेशन सीधे वही है। जी जी।
सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है उसे बड़ा संतुलित माना जा रहा है। संतुलित इसलिए कि जो रेफरेंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है उसमें ये साफ तो कर दिया है कि समय सीमा कोर्ट निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कह दिया है कि कोर्ट केस टू केस बेसिस पर ऐसे मामले में सिफारिश कर सकता है, निर्देश दे सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर संतुलन कायम है। हम सार्थक के पास चलना चाहेंगे। सार्थक, आपकी नज़र में ये फैसला कैसा है? सर, ये बहुत ही, जैसा कि सर ने बताया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है और ये एक बहुत वर्केबल सल्यूशन लेकर आया है। सेंटर स्टेट रिलेशन के नज़रिए से देखें या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत वर्केबल सल्यूशन लेकर आया है। खासकर इसमें पॉकेट वीटो के कंसेप्ट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ज्ञान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस फैसले में किन जो जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं अपनी राय में, उनमें से किन पहलुओं पर आप सवाल खड़े करना चाहेंगे? देखिए, जो आर्टिकल 142 है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कभी लिमिट नहीं फिक्स किया है, अब भी नहीं किया है। और दूसरा जो मुद्दा है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसके लिए जो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और इसमें इसके उसके दायरे में रखा है ऐसे डिस्प्यूट्स को। सर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी अपरिहार्य शक्ति है 142 के तहत, क्या आप ये मानते हैं कि वो अनलिमिटेड हैं और उनको किसी न किसी लिमिट में या कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए उसके लिए? देखिए, अगर ठीक से 142 समझे, कुछ भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। दीज आर इन द नेचर ऑफ रेसिडुअरी पावर्स और इन्फोर्स करने के लिए है। जो चीज़ें स्पेसिफाई नहीं की गई हैं उन चीज़ों का बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, जो सुप्रीमेसी है, जो यहाँ की चीज़ों को सब जगह इन्फोर्स किया जाएगा, उस पर्पस के लिए है। इसीलिए किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन को ऐसा मान लेना कि एब्सोल्युटली डिस्क्रिशनरी है या उसके अंदर अनलिमिटेड पावर है, ये ठीक नहीं है। रादर अगर आप देखिए तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, अगर आप लेटर्स पर जाएं, जिन शब्दों का इस्तेमाल इस जजमेंट में किया गया है वो प्रोलॉन्ग्ड, अनएक्सप्लेन्ड और इनडेफिनिट, ओनली इन दीज 3 सर्कमस्टांसेस, ये रादर ये 3 शब्दों को अगर आप साथ में देखिए, प्रोलॉन्ग्ड, अनएक्सप्लेन्ड एंड इनडेफिनिट, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट के पास सर्टेनली डिस्क्रिशनरी पावर काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि किस मामले में वो इंटरफेयर करेंगे और किस में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था चूंकि जस्टिस JB परादीवाला का जो अप्रैल में दिया गया फैसला था उसके मद्देनज़र ये राय पेश की है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, और उन्हीं के फैसले पर कहीं ना कहीं एक तरह से जो रास्ता था जिसको उन्होंने क्लियर किया था कि नहीं 3 महीने की अवधि तय की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया है। तो यही वजह है कि मैं 142 पर आया। पूरी तरह से रोक दिया है। अगर आप ये 3 शब्द जिनके बारे में मैंने बोला उसको आप मिलाप कीजिए उसके साथ कि 3 महीने के अंदर करना है, तो मे बी नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। जी जी, ऑलमोस्ट यहाँ तक डिफरेंसेस आ गया है। 142 में जैसा ज्ञानंद जी ने बताया कि वो इतना ब्रॉड पावर्स है, उसके बारे में कोर्ट उसके मेरिट्स में नहीं गई है और बोली है कि वो एज एंड व्हेन अप्रोप्रिएट होगा तब हम देखेंगे इन एन अप्रोप्रिएट केस। ज्ञानंद जी भी इस पर कोई अपनी राय रखना चाहते हैं? जो इस मुद्दे पे जस्टिस जो अभी एडवाइजरी ओपिनियन है बहुत क्लियर है। उसमें ये बोला गया है कि 142 से जो पहली वाली जजमेंट हुई थी तमिलनाडु वाली, उसमें 142 से ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइट करे। कॉन्स्टिट्यूशन में जब टाइमलाइन नहीं दिया गया है और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन्विसाज नहीं किया था, तो ऐसी चीज़ों के लिए 142 नहीं है। वो सिर्फ वैक्यूम फिल कर सकता है, बट किसी के पावर को जो संविधान में जिस ढंग से डिफाइन किया गया है उसको चेंज नहीं कर सकता। इस मुद्दे पे 142 का पे डिसीजन है, बट ब्रॉडली कहाँ तक होना चाहिए 142 उसने सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है और मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि
हम एक जीवंत संविधान को लेकर चल रहे हैं और कब कैसी परिस्थिति आएगी, कब यूज़ करना पड़ेगा। 142 एक रेसिडुअरी, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर यूज़ करता है जहां वैक्यूम हो, जहां कंप्लीट जस्टिस के लिए यूज़ करना पड़े। तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कहीं हद तक सही भी है कि उसको किसी उसमें नहीं बांधा है, किसी दायरे में नहीं बांधा है। बट इस केस के को लेके काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कशन के बाद उस पे पहुंचा है कि जो हमारा संविधान इन्विसाज करता है उसके विपरीत 142 नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहाँ तक उनके जजमेंट को सेट असाइड करने की बात है, तो ओबियसली ये एडवाइजरी ओपिनियन है, बट साथ में इस जजमेंट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो कि अभी तक आम धारणा में एडवाइजरी ओपिनियन को बाइंडिंग नहीं माना जाता है जी। बट इस जजमेंट में क्लियर किया है कि एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग होगा काफ़ी हद तक, एंड जो आगे के जजमेंट्स होंगे इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस मुद्दे पे उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स एक्ट के स्पेशल कोर्ट्स बिल था, उस पर एक एडवाइजरी ओपिनियन पहले थी जिस पे YV चंद्रचूड़ ने एक फ़ैसला दिया था कि ये बाइंडिंग होगा और इस पे मोर ऑफन देन नॉट सारे कोर्ट्स को जो इसमें व्यवस्था दी गई है उसको मानना होगा, अनलेस एंड अनटिल इससे लार्जर बेंच हो। अभी 5 जज है और ये लार्जर बेंच हो सकता है। मैं सार्थक के पास जाना चाहूँगा। सार्थक, आपका क्या कहना है 142 की जो पावर्स हैं, क्या लगता है आपको जस्टिस JB परादीवाला ने अपनी सीमा लांघ करके 142 का उपयोग किया? यही वजह थी कि संविधान पीठ ने इस मामले में उनके फैसले को एक तरह से कॉशन कर दिया और ये कह दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता? सर, 142 जो संविधान में दिया गया है, 142 संविधान के अंतर्गत ही है और 142 एक ऐसी पावर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को दी गई है ताकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हम लोग सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करके मामले में सुनवाई कर सके और एक फैसला दे सके। बाकी सर, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है, इस जजमेंट में एक कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात कही गई है। कोऑपरेटिव प्रोसेस, डायलॉग, और जो कि एक डायलॉग होना चाहिए या कोऑपरेटिव प्रोसेस आप कह लें गवर्नर, प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बीच में, ताकि एक कोऑर्डिनेशन बने। तो उस एस्पेक्ट से भी ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है सर। मैं ज्ञानंद जी आपके पास एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर के ये आना चाहूँगा कि अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय में ये कह दिया है। अगर उस फैसले को आप नज़रअंदाज कर दें जो जस्टिस JB परादीवाला का है, तो संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, हम जो एक फेडरलिज्म है, हमारे फेडरलिज्म को किसी भी जो ट्रू फेडरलिज्म है US और इनसे नहीं कंपेयर किया जा सकता। इसीलिए जब हमारा संविधान बन रहा था तो कई ऐसे सिचुएशंस हैं जहां यूनिटरी शिफ्ट है। तो इस केस में कई सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं इसी कि हमें कई बार फैसला तुरंत लेना घातक हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए। तो इसीलिए पॉकेट वीटो का कंसेप्ट था कि आप दे भी सकते हैं, विदहोल्ड भी कर सकते हैं। विदहोल्ड का कंसेप्ट जो था ओरिजिनली ऐसे था, बट अभी जो थोड़ा उसको डाइल्यूट किया गया क्योंकि अब हम काफ़ी हद तक 1950 से अब काफ़ी आ गए, हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी, हमारा फेडरलिज्म अब मैच्योर हो गया है। तो विदहोल्ड का जो कंसेप्ट था उसको अब थोड़ा और लिबरल किया जा रहा है। हाँ, और जैसे सार्थक ने बताया कि ये फैसला जो है, ये ओपिनियन, ये डिस्कशन, बेसिकली ये एडवाइजरी ओपिनियन एक सोचिए कि एक डिस्कशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक डिबेट के रूप में देखा और उसके बाद जो सार निकल के आया है ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि सेंटर और स्टेट के कन्फ्लिक्ट में ये इन बिंदुओं पे अक्सर कन्फ्लिक्ट होती थी। और जब हमने संविधान बनाया था तो ये कन्फ्लिक्ट होने
का रीज़न भी ये है कि जब हमने संविधान बनाया था तो हमने वेस्टमिंस्टर सिस्टम से भी लिया था, इंग्लिश सिस्टम से, और यूएस से भी लिया था। दोनों ही डायमेट्रिकली अपोजिट सिस्टम है। वेस्टमिंस्टर सिस्टम में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, और यूएस में जुडिशरी सुप्रीम है। तो हमने दोनों से लिया। तो यहाँ पे अब आप सामंजस्य कैसे बनाएंगे? तो इन बिंदुओं पे अक्सर डिबेट होती चली आ रही थी। पहली बार इतने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों का जिक्र किया है कि वेस्टमिंस्टर सिस्टम और यूएस का जो सिस्टम है, हम क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट्स हम बाहर से लेते हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो यूएस से भी लेते हैं और उनके प्रेसिडेंट्स को स्टडी करते हैं, अपने जजमेंट में उसको रिलाई करते हैं, डिस्कशन में लाते हैं। तो इसमें डिस्कशन में ज़रूर लाया गया जी। लेकिन साथ में ये कहा गया कि हम ना यूएस को मानेंगे ना वेस्टमिंस्टर सिस्टम को मानेंगे, दोनों ही विपरीत है। एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, एक शायद यही वजह है कि शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी जिक्र किया गया है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अहम बिंदु पे आया कि हमारा इंटरप्रिटेशन स्वदेशी होगा। हमारा संविधान जो है एक स्वदेशी फाउंडेशन पे बेस्ड है, जो कि अब हम यूएस से भी डिफरेंट है और वेस्टमिंस्टर यूके से भी डिफरेंट है। हम अपने सिस्टम में कैसे वर्क करेंगे ये हमारा संविधान बताएगा। तो अब जो है इसमें जो कई बिंदुओं पे जो कई सवाल पे जवाब आए हैं, तो अब हम उसमें हमारे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में, हमारे सोशल पर्सपेक्टिव में, हमारे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में उन प्रावधानों का क्या मतलब होगा। हाँ, ये अब हम एक स्वदेशी फाउंडेशन पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे डिसाइड करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ये बोलने के बाद ही इन बिंदुओं पे डिस्कशन पे गई है और फाइनली फैसला दिया है। सर, मैं आपके पास आऊँगा अभिषेक जी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो बैलेंस बनना चाहिए उसको लेकर के ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए, रादर मैं कहूँगा इस बारे में तो थोड़ी सी जजमेंट के कारण एम्बिग्विटी भी हो गई है। इस जजमेंट को अच्छे से अगर ये क्लैरिफाई हो जाता तो बड़ा बढ़िया था कि जो डिबेट चलता रहता है यूनिटरी स्ट्रक्चर है या फेडरल स्ट्रक्चर है और किसके पास कितना पावर्स है और किन पैरामीटर्स पे ये डिटरमिन होगा। इन एसेंस अगर पूरे संविधान को आप देखिए तो ये तो एक ही यूनिफाइड स्टेट है। आप देख लीजिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन मेड। अब और ये पावर भी कि कौन सा स्टेट रहेगा, किस समय उसकी बाउंड्री ऑल्टर होगी, स्टेट हटा दी जाएगी, ये पावर भी केंद्र सरकार के पास है। सो बेसिकली स्टेट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। अब ऑब्वियसली स्टेट्स का क्रिएशन जो हुआ उसका ज्योग्राफिकल कंसिडरेशंस था, लैंग्वेज कंसिडरेशंस था, बट ऑल ऑफ देम सब्सटैंशियली was on account of administrative convenience only। तो इसीलिए ये तो डिस्प्यूट होनी नहीं चाहिए कि किसके पास कितना अधिकार क्षेत्र, किसके पास कितना है। ये तो केंद्र सरकार ही है। ज़्यादा से ज़्यादा डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए स्टेट्स को, वो हो रहा है। फिर कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो इतनी महत्वपूर्ण है जिसे कि राष्ट्र के स्तर पर एक पॉलिसी बनानी चाहिए, तो ऐसा लेजिस्लेशन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट करता है तो गवर्नर के पास पूरे अधिकार होने चाहिए कि बिल्कुल वो रोक सकते हैं। मैं अवेयर हूँ जो डिबेट लोग करते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है, बट अगर आप पूरी स्ट्रक्चर को देख लेंगे तो हर हिसाब से ये स्ट्रक्चर एक यूनिटरी स्टेट है। सारा फाइनेंसेस केंद्र के पास है, सारे इंपॉर्टेंट पावर्स केंद्र के पास है, सुप्रीमेसी है इन द कॉन्करेंट लिस्ट, लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स हैं। बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर है। या हम लोगों का कोई डिफरेंट स्टेट्स नहीं थे जो आकर के ऐसे जुड़ गए हैं। हमारे मान लीजिए कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, बट सारे के सारे अंग्रेज के अंदर ही थे जिस समय संविधान बना। इसीलिए सारा एक यूनिफाइड नेशन है और इसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए
हो सकता है आपको 2-4 आर्ग्यूमेंट दीजिए, बट दोज विल बी फ्रिवलस। अगर आप संविधान का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इट्स अ यूनिटरी स्टेट, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्रॉडली मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ही स्टेट्स हैं। तो पावर जो लोकल इश्यूज हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द पीपल ओवर देयर इन दैट रीजन, और तो ओनली टू दैट एक्सटेंट। बट अब अगर आप प्रेजेंट केस के मामले को देखिएगा कि यूनिवर्सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, वेल थोड़ा सा वेग लगता है इसमें, लेकिन यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन है, उसका स्टैंडर्ड है, उसका डायरेक्शन है, उसको, और जो इम्प्लीकेशन है कि अब ग्लोबल इम्प्लीकेशन है आपके भी वर्कफोर्स का, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर हैं उनका सब्सटैंशियल कंट्रोल होना चाहिए कि एजुकेशन की क्या दिशा चले। स्पेशली इंडिया में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, कई चीज़ें जिनका कोई महत्व नहीं है उनके लिए झगड़ा होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आप भाषा पर ही इतना झगड़ा होता रहता है, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें झगड़ा करने की, कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपका टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, जनरल एजुकेशन हो, साइंस का एजुकेशन हो, अगर वो भाषा इसको सस्टेन कर सकती है तो कर सकती है, आप उस भाषा में भी दीजिए। आप अंग्रेजी में हिंदी में देना है, अंग्रेजी और हिंदी में दीजिए, जिसका जितना डेवलपमेंट हो गया आप देते रहिए, इसमें डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ पर कंट्रोल इसी पर्पसेस के लिए हो रही है, राजनीति हो रही है जो कि होनी नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल्स पे। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक बिल्कुल यूनिफॉर्म प्लान और पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। मैं अब आऊँगा सार्थक के पास। सार्थक, केंद्र सरकार ने एक दलील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस फैसले के आने के पूर्व सुनवाई के दौरान रखी थी। उसमें ये कहा गया था कि अगर जो फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला ने दिया था वैसा फैसला लागू रहता है, यानी कि समय सीमा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए निर्धारित रहती है, तो ऐसी स्थिति में सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप? सर, सेपरेशन ऑफ पावर्स को इस जजमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया, मैं उस पर आऊँगा सर। एक और चीज़ जो अभी मेरे दिमाग में आई, क्योंकि अभिषेक सर उस चीज़ का जिक्र कर रहे थे और ज्ञानंद सर भी, सर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जो कि जो स्टेट्स हैं वो यूनिट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया गया है। और जैसे आप अमेरिका को देख लें तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, वो अलग अलग स्टेट्स थे, वो साथ आए हैं, हम लोग हमेशा साथ थे। अब सर यहाँ पर जब भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो केंद्र सरकार है उसके पास हमेशा ज़्यादा पावर्स होती हैं, तो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है सर। ये चीज़ बिल्कुल सही है और इस जजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को उभारा गया है, जो कि हमेशा 142 में सर हर जजमेंट, जैसे कि हर कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सर। जैसे समय के साथ साथ कुछ चीज़ें अगर चेंज होती हैं, उसका हम लोग इसको एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह भी देख सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बखूबी इस जजमेंट ने किया है सर। ज्ञानंद सर, मैं आपसे अब उस सवाल पर आऊँगा जो शायद केंद्र सरकार का अगला कदम होगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया है वो बाध्यकारी नहीं है और एक राय है, तो ऐसी स्थिति में जस्टिस जेबी पारदीवाला का जो फैसला है, जो अप्रैल में दिया गया था और जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 3 माह की समय सीमा निर्धारित की गई थी, तो क्या केंद्र सरकार को अब आगे कदम बढ़ाकर इस मामले में उस फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करनी होगी? देखिए, इसमें अब फिर 2 पहलू आएगी। एक, क्या एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग है जी, या वो ओपिनियन बाइंडिंग है? यस, उस केस में, उस पर्टिकुलर केस के लिए वो ओपिनियन बाइंडिंग हो सकता है, बट जनरल जो ओपिनियन है कि इतने महीने में ओपिनियन हो जाना चाहिए, टाइम बाउंड जो था, वो मेरे हिसाब से ओवर रूल हो गया है। इसलिए ओवर रूल हो गया है क्योंकि इस बिंदु पे भी एडवाइजरी ओपिनियन में डिस्कशन हुई है कि क्या एडवाइजरी ओपिनियन सिर्फ एडवाइजरी है
या बाइंडिंग है। और इन्होंने कंक्लूड किया है कि एडवाइजरी ओपिनियन कैन बी हैव एन ओवर रूलिंग इफेक्ट। अगर कोई जजमेंट से वो सहमत नहीं है तो उसके ऊपर जो ये फैसला देंगे वो बाइंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये है, दूसरा पहलू ये है कि एडवाइजरी ओपिनियन जो एडवाइस मांगता है उस पर भी बाइंडिंग नहीं होता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर एडवाइस मांग रहे हैं तो उसके प्रेसिडेंट उस ओपिनियन के परे विपरीत भी काम कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब जैसे स्पेसिफिक केस है, बेरुबरी यूनियन था, उसमें हमने फैसला किया और उसके बाद गवर्नमेंट ने कोर्ट से पूछा कि क्या हमें कुछ लैंड पार्सल्स बांग्लादेश को देने थे, एग्रीमेंट पे ही दे सकते हैं या लॉ बनाना होगा। अब कोर्ट ने जो फैसला किया उसके बाद आप नहीं करके ऐसे दे देते हैं, मे बी उसको चैलेंज कोई कर ले, बट वो जो एडवाइजरी ओपिनियन मांग रहा है उस पर बाइंडिंग नहीं होता है। तो इस केस में दोनों ही बिंदुओं पे है कि आगे के लिए इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी परेशानी नहीं होनी है, क्योंकि न ही इस जजमेंट में कहते हैं कि उस जजमेंट में पुराने जो जस्टिस वाई चंद्रचूड़ का जजमेंट है पुराना, उसको कोट किया गया है। उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हमारी जो ओपिनियन होगी वो बाइंडिंग होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जस्टिस जे बी पारदीवाला का जो फैसला था उस पर भी बाइंडिंग हो। उस स्पेसिफिक केस के लिए जो लीगल प्रोसीजर दिया गया है वो फॉलो होगा, और जब भी फॉलो होगा तो ये भी एक बाइंडिंग डिसीजन है। और अगर इससे बड़ी बेंच है तब तो उसको इससे डिफ़र कर सकती है, नहीं तो इसके तहत ही चलना होगा। एक और अहम बात है, चूँकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ कर दिया है कि यूं ही किसी बिल को पास नहीं माना जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु के बिल को पारित मान लिया था बिना एसेंट के राज्यपाल के, तो ऐसी स्थिति में तो फिर वो बिल स्वतः वापस हो जाने चाहिए अगर ये बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की राय। तो देखिए, ये अपने आप में वो थोड़ा जजमेंट जो है इस बिंदु पे इस पे भी डिस्कशन हुई और गलत भी था जी, क्योंकि जो डेफिनेशन है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, उसको कोई असर्प नहीं कर सकता। और इन जो ये स्पेसिफिक एक्ट जब तक नहीं होता, अब आपने पार्लियामेंट का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट तीनों मिलाकर पार्लियामेंट बनता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया तब भी वो कानून तभी बनेगा, क्योंकि लॉजिकल ये है कि जब तक पार्लियामेंट नहीं पास नहीं, तो पार्लियामेंट का एक अंग है, अभिन्न अंग होता है प्रेसिडेंट। और फिर दूसरी बात जो हमने काफ़ी हद तक फेडरलिज्म पे डिस्कशन किया है, मेरा मानना है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं जी। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। संविधान के हर एक पहलू में फेडरलिज्म इन बिल्ट है। यहाँ तक अमेंडमेंट जो है फेडरल प्रोविज़न का आप आम ढंग से नहीं कर सकते, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स का कंसेंट चाहिए होता है। और ये जजमेंट और फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा। और हमारा फेडरलिज्म जो अब यूनिटरी बायस की बात चल रही थी कि हम सेंटर जो जिस समय हम आज़ाद हुए थे उस हमारा एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने बोला कि जैसे समय आता है तो इंटरप्रिटेशन भी बदलती है। तो उस समय प्रिंसली स्टेट थे, कुछ बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, कुछ कहीं पे देश में, तो इसीलिए हमने ये यूनिटरी बायस बनाया था और बहुत ही ज़्यादा बायस है टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन साथ में हमारी जो मंशा थी वो फेडरलिज्म की थी, और आज भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो अब हम नए टर्म में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है कि दोनों कोऑपरेट करते रहेंगे।